वेलकम स्टूडेंट्स। होपफुली आपका 15 दिसंबर का जो मैथ एंड साइंस ओवरऑल जो पेपर आपका सीटेट का हुआ था वो काफ़ी अच्छा हुआ होगा। पेपर बहुत, मैं कह सकती हूँ बहुत टफ भी नहीं था एंड बहुत इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट था एंड काफ़ी अच्छा पेपर आया था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़ा सा वाद विवाद वाले थे, जिस वजह से थोड़ा सा पेपर जो है हम टफ कह सकते हैं, लेकिन बहुत टफ नहीं कह सकते। बहुत अच्छा पेपर था, सिंपल ही था। मैथ और साइंस काफ़ी अच्छी आई थी। मैथ भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं पूछी थी, तो काफ़ी अच्छा आया था पेपर और काफ़ी बच्चों का बहुत अच्छा गया भी होगा। अभी हम सबके 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की को जान लेते हैं, फिर इसके बाद एक इसका डिटेल वीडियो आएगा जिसमें सारे के सारे सॉल्यूशंस भी आपको करके बताएंगे। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ इनके आंसर्स की को देख लेते हैं कि क्या इनकी राइट आंसर्स की थी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, द वैल्यू ऑफ, ये जो डिजिट दी हुई है ना, इसको पूरा सॉल्व करना था एंड उस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर 4 आएगा। ठीक है, इसका आंसर नंबर 4 आएगा जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इफ एलसीएम 2 नंबर इज 392 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। तो इसका राइट आंसर नंबर 2 हो जाएगा 42 जब इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ फैक्टर द प्रोडक्ट 264, 90 एंड 1680। तो हमें ऐसा नंबर बताना है जो इनसे डिविजिबल ना हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, जिसमें 13 है। बाकी आपका 12, 14 एंड जो 15 है ये आपका डिविजिबल है इनसे, लेकिन 13 आपका डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है सभी ने कर लिया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है एक्स का वह न्यूनतम संख्या जिसे 7751 से पहले घटाने से पूर्ण वर्ग बन जाता है 3x - 5 का वैल्यू बताना था। तो बहुत ही इजी था, तो इसका राइट आंसर आपका 16 हो जाएगा। इसे 7751 लिखा है तो हमको ऐसा नंबर का स्क्वायर चाहिए कि मतलब 7751 से छोटा ना हो, उससे ऊपर जाए तो पता चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा छोटा ना हो, 7751 के आसपास ही आए नंबर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 7 का स्क्वायर देखते हैं तो 49 आता है। ठीक है, 49 आता है। वहीं अगर हम 8 का स्क्वायर देखें तो 64 आता है। 9 का स्क्वायर देखें तो 81 आता है। ठीक है, सभी को पता है 81 आता है। अगर हम 9 का स्क्वायर लेके चलेंगे तो नंबर हमारा ज़्यादा आएगा। 9 की डिजिट के हिसाब से चलेंगे तो हम इसके हिसाब से चलते हैं। अगर हम यहाँ पर 88 का स्क्वायर करके देखें तो हमें नंबर कितना मिलता है 77, 44। ठीक है, अब ये इसके आसपास का आ गया नंबर, 7751 के आसपास का आ गया। तो अब जब हम इसमें कितना ऐड करें कि हमें 50 बनाएगा, तो 7 ऐड करेंगे। 7 ऐड किया ना, तो हमारी x की वैल्यू क्या निकली, 7 निकली। और हम यही 7x की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। 3x - 5 में जब हम रखेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 16। ठीक है, 16। 3 × 7 - 5, 21 - 5 इज इक्वल टू 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक है 5x - 3y, 6x + 5y -3x + 7y, 4x - 5y। तो x y का गुणांक बताना था, तो इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्शन करना था। तो उस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा -6 जब इसे सॉल्व करेंगे। इसका एक दूसरा वीडियो आएगा, डिटेल वीडियो, जिसमें हम सारे आपको क्वेश्चंस जो है सॉल्व करके बताएंगे, तो आप लोग आराम से उसको देख लीजिएगा। अभी हम सिर्फ आपके आंसर्स बता दे रहे हैं ताकि आप अपने मैच कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ये पूरा आपको एक गुणनखंड दिया हुआ है और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट आएगा 7x + 2y। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है, ये पूरी इक्वेशन दी है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होगी और जब x की वैल्यू फाइंड होगी तो हम इस पे रखेंगे और जब इसको इस पे रख के इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नंबर 2 आएगा, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 का होगा, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए और बी ने प्रत्येक को 348 पर बेचा। वस्तु ए पर 20% का प्रॉफिट हुआ, वस्तु बी पर 30% की आपकी हानि हुई, 13% की हानि हुई। पूरे लेन देन में कितना इनको प्रॉफिट हुआ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नंबर आपका फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16,000 की राशि 2 से 1/3 वर्ष में 15 वार्षिक दर से x हो जाती है। ठीक है, जबकि ब्याज आपका वार्षिक संयोजित होता है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसका आंसर नंबर आपका 3rd हो जाएगा।
ठीक है, इसका आंसर नंबर आपका 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 40। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अगर आप सम आप देखते हो तो 90 होता है, ठीक है, 90 होता है। इफ स्मॉलर ऑफ दीज एंगल इज y देन द वैल्यू ऑफ 2y + 15। तो जैसे सभी को पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका आपका सम कितना होता है 90, और इन दोनों का हमें डिफरेंस ऑलरेडी बता रखा है तो x - y कर देंगे इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से हमको एक वैल्यू पता चल जाएगी और y की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से, ठीक है, और वही वैल्यू उठा के आपको रख देनी है इस पर, वही वैल्यू उठाकर इस पर रख देनी है तो हमको इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, काइट एंड पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजा QR पर S एक इस बिंदु इस प्रकार स्थित है कि PS QR पर लंब है और PS QPR का समद्विभाजक है, तब कौन से कथन आपका सत्य होगा। तो देखिए एक त्रिभुज है PQR और एक यहाँ पर कोई बिंदु S है और ये इस पर लंब है, ठीक है, PS लंब है किस पर, QR पर। तो और कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि QPR समद्विभाजक है PS का, तो PS इन दोनों ही पार्ट्स को आपस में इक्वली बराबर बांट रहा है, ठीक है। तो इक्वली बराबर जब बांट रहा है तो PQS और PRS दोनों ही इक्वल हुए, ठीक है, PQS PRS दोनों ही इक्वल हुए, दोनों ही एंगल्स, क्योंकि PS आपका इक्वली बांट रहा है दोनों को, ठीक है, तो दोनों ही इक्वल हुए। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, A एंगल साइड और एंगल वाला लगेगा, तो यहाँ पर ये वाला आएगा एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक वीडियो आएगा जिसमें आपको पूरा अच्छे से सारा एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज टू साइड आर ऑफ लेंथ 19 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। निम्न में से कौन से उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 19 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो। तो देखिए जैसे कि सभी को पता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनका सम जो है कितना आएगा, 34 आएगा, और इस वजह से इसका आंसर 34 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा, तो उस हिसाब से इनका आंसर नंबर 2 भी नहीं होगा और यहाँ पे 3 भी नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना होगा इसका आंसर 33, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी चतुर्भुज ABCD के कोण हैं ABCD क्रमशः इतने इतने, ठीक है, 3x - 10 प्लस 3x - 10 x प्लस 30 2x प्लस 30 2x - 10। जैसे कि सभी को पता है कि चारों एंगल्स का जो सम होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है, सभी को पता है। तो इन सभी को हमें जो है लिख लेना है, जितने भी x वाले वेरिएबल हैं इनको ऐड करके लिख लेना, ठीक है। 3x प्लस x 4x एंड 2x 6x और यहाँ पे 2x है तो आपका 8x माइनस करके इन सभी जो ये आपके 10 30 इन सभी को जो है ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा लिख लेना, उसके इक्वल में हमें 360 लिखना है। फिर वहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड होगी और उस x की वैल्यू को जो है आपने कहाँ रखना है, इन सब जगह रखना है, ठीक है। इसमें 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 रख के एक का आपका आएगा 110 आएगा और एक का आएगा आपका 70, फिर एक का आएगा आपका 110 और दूसरे का आएगा 70। तो यहाँ पे दो आपके एक जैसे और दूसरे आपके एक जैसे, मतलब दो यहाँ पे क्या 110 और 110 बन रहे हैं और दो आपके 70 70 बन रहे हैं। तो उस हिसाब से जो है इसका आंसर पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 भुजा 24 45 51 त्रिभुज का वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आयत के क्षेत्रफल के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए होती है, तो लेंथ हमें दी हुई 45
ब्रेथ हमको पता नहीं है, ब्रेथ हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम त्रिभुज का, एक तरफ हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ से 2 उनकी उठा लेंगे, 24 और 45 फॉर्मूले में रख देंगे। इक्वल में हम क्या रखेंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई हमें 45 दी है, चौड़ाई को हम x मान लेंगे, चौड़ाई को हम x मान लेंगे, ठीक है, चौड़ाई को x मान लेंगे और वहाँ से हमें x की वैल्यू जो है फाइंड हो जाएगी। उसके बाद हम आयत का परिमाप निकाल लेंगे, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल निकाल लेंगे। सभी को पता है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2l + b, ठीक है, 2l + b। l हमें ऑलरेडी दी हुई है 45, b हमें x की वैल्यू जो निकलेगी वहाँ से फाइंड हो जाएगा, ठीक है, वो रख देंगे और उसके बाद इसे जो है सॉल्व कर लेंगे। सो उस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 114 सेंटीमीटर, ठीक है, आंसर नंबर 4 114 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम अ सर्किल शीट ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज रिमूव। देन यहाँ पर देखिए रेडियस रिमूव कह रहा है और डायमीटर दिया हुआ टोटल 16। देन द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग इज यूज। पाई की सबको पता है कि 22/7 होती है, तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा, आंसर नंबर 288 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, तो कि एक ठोस घनाभकार बॉक्स जिसकी विमाएं 200 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घन के रूप में ढाला गया है, तो दोनों ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर पूछा है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें पूछा है, पहले तो देखिए द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑलरेडी ये अरेंज्ड हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब इनका पहले हमें क्या निकालना होगा, इनका हमको पहले जो है माध्य निकालना है, और माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़कर और जितने नंबर होते हैं उतने से, यहाँ टोटल 7 नंबर है तो 7 से डिवाइड करके, और इक्वल में जो इनका माध्य दिया हुआ है 53, ठीक है, तो 53 रख देंगे। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो जितने x हैं 1 2 3 3x प्लस जितना बाकी नंबर्स को जोड़ने पर आएगा वो लिख देना, डिवाइड में 7 करना था और इक्वल में इसमें दिया हुआ है 53 माध्य दिया हुआ, तो 53 रख के वहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाती, और जब x की वैल्यू फाइंड हो जाती तो इन्हीं नंबर्स में जो है हमें x की वैल्यूज़ रख के जो नंबर्स आने थे उन नंबर्स के बीच का हमें नंबर बताना था, क्योंकि जब मीडियम निकाला जाता है, जो माध्यिका निकाली जाती है वो बीच का नंबर होता है, ठीक है, तो बीच का नंबर निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर नंबर हो जाएगा 2 जब हम ऐसे निकालेंगे। अब इसका दूसरा वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको करके भी दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा किसी दिन एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों में व्यतीत किए गए समय को एक पाई चार्ट में नीचे दिए केंद्रीय कोणों के त्रिज्यखंडों के द्वारा निरूपित किया गया है, और यहाँ पे सबके दिए हुए हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट इन द एक्टिविटी स्लीप एंड स्कूल्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा, आंसर नंबर 2 आवर्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को x - 4 = 3 में x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने 4 को 3 से घटाकर कार्य पूरा किया। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दी गई परिस्थिति का सबसे उपयुक्त रूप से वर्णन करता है। तो इसका आंसर नंबर आपका 2 हो जाएगा, विद्यार्थी ने कलन विधि आधारित त्रुटि की है, ठीक है, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सत्य नहीं है। एक दी हुई संख्या में गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, ये सत्य है, और एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा है उसके बराबर होता है, ये भी सही है। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड हमेशा उस संख्या से बड़ा होता है, तो ये भाई यहाँ हमेशा आ गया है तो हमेशा तो नहीं होगा, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो गया। नॉट पूछा है इसलिए यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रायिकता से परिचित कराने का उपयुक्त तरीका है, सबसे उपयुक्त तरीका है। तो एक निष्पक्ष सिक्के को कई बार उछालना और परिणामों को नोट करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। बाकी आपकी सांख्यिकी आधारित समस्याएं सिर्फ हल कराने से नहीं होता है, कई परिणाम आधारित घटनाओं जैसे
सिक्का उछालना, ताश निकालना आदि का उदाहरण देना। सिर्फ उदाहरण देने से भी इतना नहीं काम चलेगा। बोर्ड पर प्रायोगिक प्रायिकता को परिभाषित करना, हमने कहा था सिर्फ परिभाषा देना से कुछ नहीं होने वाला, रट्टा मारने से, परिभाषाएं याद कराने से कुछ नहीं होता है। सारे नेगेटिव टैग वर्ड्स में हमने आपको बताए थे। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन के सबसे उपयुक्त कारणों को दर्शाता है। तो विद्यार्थी की व्यक्तिगत और विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना, जो कि सही है। यह ज्ञात करना कि गणितीय पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। यह ज्ञात करना कि क्या विद्यार्थियों ने किसी समस्या को हल करने के लिए एक मानक प्रक्रिया सीख ली है, तो ये नहीं होगा। और मानक प्रक्रिया नेगेटिव टैग वर्ड में बताया है। और गणित में प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों का चयन करना, तो ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे इसका ए और बी राइट होंगे, तो आंसर नंबर थर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज एंडेड प्रॉब्लम। बंद सिरे वाली समस्याएं, बहुत ही आसान था इसका। सभी ने आई होप कि यहाँ सभी ने सेकंड नंबर लगाया होगा। सिर्फ 104 से लेकर 109 तक के बीच की प्राकृतिक संख्याएं बतानी थी। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या करना होता है भाई, ऑब्जर्वेशन करना होता है, थिंकिंग लगती है, सोचना पड़ता है, विचार करने पड़ते हैं बच्चे को, ठीक है, सोच के आंसर देना पड़ता है, वो अपने तर्क बताता है। और बंद सिरे के क्वेश्चन में क्या है, जो चीज़ें पता है, याद हैं, और वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी एक बार में परिभाषा बता देना, या वन वर्ड वाले क्वेश्चन जिनके आंसर हमको ऑलरेडी पता होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें बंद सिरे वाले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से एक प्रभावी गणित की कक्षा की एक विशेषता के रूप में माना जाता है। जिस प्रकार की समस्याएं शिक्षक ने हल की, विद्यार्थियों को समान प्रकार की समस्याएं हल करने के लिए अवसर प्रदान करना, तो ये तो नहीं होगा। विभिन्न उदाहरणों की सहायता से विद्यार्थियों को इसके प्रति संवेदनशील बनाना कि गणित एक अमूर्त विषय है, ये भी नहीं होगा। सामूहिक कार्य की अपेक्षा एकल समस्या समाधान के कार्य को प्रोत्साहित करना, तो भाई एकल समस्या समाधान के कार्य को प्रोत्साहित करना की वजह से नहीं होगा। और यहाँ पर आपका लास्ट है समस्याओं को बहुत सारे तरीके से हल करने के अवसर विद्यार्थी को प्रदान करना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है एक कक्षा में प्रश्न पूछने को आकलन के एक साधन के रूप में उपयोग करते समय निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करना चाहिए। फर्स्ट में कहा है केवल हम उपलब्धि प्राप्त करने वाले प्रश्न पूछना चाहिए। तो देखिए केवल ही, मात्र, ऐसे सारे शब्द हमने आपको बताए थे कि नेगेटिव होते हैं, और इसकी वीडियो भी मैंने आपको डाली थी, तभी कहा था देख लो, बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में। तो केवल ही, मात्र जैसे शब्द सारे नेगेटिव होते हैं, जिस वजह से इसका आंसर नहीं होगा ये वाला। फिर उसके बाद त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन के लिए प्रश्न पूछना, ये हो सकता है। आगे देखते हैं बिना समय दिए बहुत सारे प्रश्न पूछना। तो जब हम बच्चे को समय ही नहीं देंगे और उससे प्रश्न पूछते जाएंगे तो वो सोचेगा कब और बताएगा कब, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट में कहा है कि एक प्रश्न पूछना और स्वयं उसका उत्तर देना। प्रश्न भी हम ही पूछ रहे हैं, उत्तर भी हम ही दे रहे हैं, बच्चे को मौका ही नहीं दे रहा, उसको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दे रहा, अवसर ही नहीं मिल रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर नंबर 2 होगा। आस्किंग क्वेश्चन फॉर एरर एंड मिसकॉन्सेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। इफ x प्लस 5 ब्रैकेट में है प्लस 7/5 इज रिटन एज 5 प्लस ब्रैकेट में x प्लस 7y, इसको इस तरह से लिख दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इज आर बीइंग यूज्ड। कौन सा इसमें यूज्ड हुआ है, तो इसमें देखिए आपका कम्यूनिटेटिव और एसोसिएटिव दोनों ही आपके यूज हुए हैं। कम्यूनिटेटिव और एसोसिएटिव यानी कि क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों ही इसमें यूज हुए हैं, तो आंसर नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 मिडिल स्कूल स्तर पर गणित पाठ्यचर्या के लिए सर्पिल दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इस दृष्टिकोण का सर्वोत्तम उदाहरण है। फर्स्ट में है दिया है कि प्रत्येक ग्रेड पर विभिन्न अवधारणाओं को शामिल करना। दूसरा है कि उन अवधारणाओं को शामिल करना जो हर ग्रेड में दोहराई जाती हैं। थर्ड है कि हर ग्रेड पर सरल और कठिन विषय को शामिल करना, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और फोर्थ है कि कठिनाई के बढ़ते क्रम में अवधारणाओं को शामिल करते हुए पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं का संक्षिप्त रूप से पुनर्वलोकन करना, तो यहाँ पर इसका राइट जो हो जाएगा आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस कथन में संख्या 6 का उपयोग गणन संख्या के अर्थ में किया गया है, ठीक है, कार्डिनल सेंस के यूज में। तो उस हिसाब से अब ये इसका सेकंड वाला तो बिल्कुल ही काट दो। वह सभागार की छठी पंक्ति में बैठी थी। शी वॉज सिटिंग इन द 6th row ऑफ द ऑडिटोरियम।
ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जनगणना के हिसाब से मतलब गणना संख्या के हिसाब से पूछा है, तो यहाँ पर आपका देखो पूर्ववर्ती 7 का पूर्ववर्ती नहीं होगा और 5 का उत्तरवर्ती यानी कि सक्सेशन भी नहीं होगा 5 का, तो यहाँ पे आंसर इसका 3 आएगा। एक सेट में 6 तत्व हैं क्योंकि गणन संख्या का पूछा है इसलिए। ठीक है, ये थे आपके मैथ के 30 क्वेश्चंस और किसके कितने सही निकले ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसका एक दूसरा वीडियो भी आएगा जिसमें हम जो है पूरा डिटेल में आपको सॉल्व करके सभी कुछ बताएंगे अच्छे से। और बाकी आप पेपर्स के भी आप नीचे आंसर्स की आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगी, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।